नमस्कार साथियों। तो जैसा कि मैंने बताया था यूपी पैट के लिए मैं लेके आने वाला हूँ 2026 के लिए मैं लेके आने वाला हूँ वन लाइनर क्वेश्चन की क्लास लेके आने वाला हूँ। तो उसका पहला सेट आ गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है उसके अंदर। एक बार देख लो कैसा है, जो भी फिर उसके बाद आपका सुझाव रहेगा वो सारा सारा मैं मानूंगा, उसी के अनुसार काम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है बताइए। तो प्रागैतिहासिक काल जिस काल का लिखित साक्ष्य मिले उसे कहा जाता है। जिस काल का लिखित साक्ष्य मिले उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। पाषाणकालीन संस्कृति को मुख्यतः किन चरणों में बांटा गया? तो पाषाणकालीन जो संस्कृति है उसको पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा गया। ठीक है, नवपाषाण काल में किस महत्वपूर्ण गतिविधि की शुरुआत हुई? तो नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई। किसकी हुई? कृषि की शुरुआत हुई। तीनों क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता, माइंड में आता है, तो उसको आप नोट कर लेंगे नोटबुक में। ठीक है, और कमेंट करेंगे मुझे, जिससे मैं उसे आगे ऐड करूं, जिससे मैं उसे आगे की क्लासों में ऐड करता चलूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, भारतीय उपमहाद्वीप में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ये कहाँ मिले? ये लोहरा देव में मिले हैं। लोहरा देवा में मिले हैं। कहाँ मिले? लोहरा देवा में मिले हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ मिले? लोहरा देवा में मिले हैं। लोहरा देवा किस राज्य में स्थित है? तो लोहरा देवा आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? लोहरा देवा कहाँ पे स्थित है? ये आपके लोहरा देवा कहाँ स्थित है? ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे है, लोहरा देवा से चावल के साथ किस काल से संबंधित माने जाते हैं? तो ये लगभग 8000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व से संबंधित माने जाते हैं। भारतीय पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 में किससे संबंधित मानी गई है? तो किससे मानी गई बताओ? ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मानी गई। किससे? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मानी गई है। पुरापाषाण काल के उपकरण मुख्यतः किस पदार्थ से बनाए जाते थे? तो पुरापाषाण काल के जो उपकरण है वो मुख्यतः पत्थर से बनाए जाते थे। मध्य पाषाण काल के मुख्यतः पुरातात्विक साक्ष्यों में क्या शामिल है? तो मध्य पाषाण काल के प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्यों में सूक्ष्म पाषाण उपकरण और शैल चित्रकला शामिल है। भारत में शैल चित्रकला का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो भारत में शैल चित्रकला का जो प्रमुख स्थल है वो भीमबेटका है। क्या है? भीमबेटका है। नवपाषाण काल में कृषि के साथ किस गतिविधि का विकास हुआ? तो नवपाषाण काल में कृषि के साथ पशुपालन का विकास हुआ। किसका? पशुपालन का विकास हुआ। नवपाषाण काल में मनुष्य के जीवन में कौन सा बड़ा परिवर्तन आया? तो नवपाषाण काल में मनुष्य के जीवन में स्थायी जीवन और कृषि का विकास, ये दो प्रकार के परिवर्तन आए। कैसे? दो प्रकार के परिवर्तन आए। चाल कोलिथिक युग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। नवदारतोली किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। सराय नाहर राय किस प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्यों के लिए जाना जाता है? तो ये मध्य पाषाणकालीन साक्ष्यों के लिए जाना जाता है। दमदमा पुरातत्व स्थल पुरास्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा महदहा पुरास्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। पाषाणकालीन मानव मुख्यतः किस प्रकार अपना भोजन प्राप्त करता था? तो ये शिकार खाद्य संग्रह द्वारा प्राप्त करता था। नवपाषाण काल में कौन सा अनाज प्रमुख रूप से उगाया जाता था? तो आपका जौ, कौन सा? जौ और गेहूं को उगाया जाता था। कैसा? जौ और गेहूं को उगाया जाता था। पाषाणकालीन मानव के जीवन में शैल चित्रों का क्या महत्व है? तो ये तत्कालीन जीवन और गतिविधियों की जानकारी देते हैं। किसकी? तत्कालीन जीवन और गतिविधियों की जानकारी देते हैं। भारत का भौतिक भूगोल मुख्यतः किन प्रकार के तत्वों से संबंधित है? तो पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, तटीय क्षेत्रों से संबंधित है। कैसे? पर्वत, पठार, मैदान, नदियां और तटीय क्षेत्रों से संबंधित है। भारत के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किन प्राकृतिक तत्वों के आधार पर किया जाता है? तो पर्वत, पठार, मैदान, नदियां और जलवायु के तत्वों के आधार पर किया जाता है। भारत से होकर कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा गुजरती है? तो कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस प्रकार के भौगोलिक अध्ययन में महत्वपूर्ण है? तो ये भारत के अक्षांशीय स्थिति और जलवायु के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। किसमें? जलवायु के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं। आगे है, भारत के भौतिक भूगोल में नदी घाटियों का क्या महत्व है? तो भारत के भौतिक भूगोल में नदी घाटियों का कृषि, जल और मानव बसावट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की जलवायु के अध्ययन में किन तत्वों का विशेष महत्व है? तो भारत की जलवायु के अध्ययन में तापमान,
वर्षा और मानसून का विशेष महत्व है। भारतीय भूगोल के पर्वतों का अध्ययन किन प्रमुख पहलुओं से जुड़ा है? तो स्थलाकृति, जलवायु और नदियों से जुड़ा हुआ है। हिमनद किस भौगोलिक विषय से संबंधित है? तो हिमनद पर्वतीय भूगोल से संबंधित है। भारत में नदियों की घाटियां मुख्यतः किस प्रकार के भू आकृति अध्ययन के विषय है? तो नदी भू आकृति विज्ञान से संबंधित है। भारत की भौतिक संरचना का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मिट्टी, जल, कृषि क्षेत्रों के निर्धारण में इसका प्रभाव पड़ता है। भारतीय संविधान में नए राज्यों के गठन की शक्ति किसे दी गई है? तो भारतीय संविधान में नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद को दी गई है। संसद को दी गई है। ठीक है। नए राज्यों के गठन एवं राज्यों की सीमा नामों परिवर्तन किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 3 में आता है। कौन से अनुच्छेद 3 में आता है? अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 1 संघ राज्य और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। अनुच्छेद 2 का संबंध किससे है? तो नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना से संबंधित है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो आप, सिक्किम। क्या एग्जाम्पल है? सिक्किम इसका एग्जाम्पल। सिक्किम को हमने बाहर से मिलाया। ठीक है। अनुच्छेद 3 का संबंध जैसे मान लो आप तेलंगाना, इसके अलावा उत्तराखंड, यूपी से क्या निकला? उत्तराखंड निकला। एमपी से क्या निकला? छत्तीसगढ़ निकला। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव से निषेध ये कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 15 में है। कौन से? अनुच्छेद 15 में है। आगे देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति किस अनुच्छेद के तहत उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति अनुच्छेद 75 के तहत उत्तरदायी है। राष्ट्रपति की सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 74 में है। कौन सा? अनुच्छेद 74 में है। भारत के महान्यायवादी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो भारत के महान्यायवादी संबंध अनुच्छेद 76 है। भारत के न्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। संसद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। कौन सा? अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 79 में है। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 में है। संसद की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। मानव तस्करी, जबरन श्रम पर रोक किस अनुच्छेद में लगाई गई है? तो मानव तस्करी, जबरन श्रम पर रोक अनुच्छेद 23 में लगाई गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म के अभ्यास की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अंतरात्मा की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। जब मैं ऐसी क्लास करा रहा हूं तो आप एक चीज ध्यान रखो, जैसे 23 आया तो यहाँ पे अनुच्छेद आर्टिकल 24 आपको खुद से सोचना है और उसका आंसर भी खुद से देखना है, क्योंकि ये हमारी रिवीजन क्लास है और याद कराने वाली भी है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 24 खुद से सोचो और नहीं पता तो उसे कमेंट करो। ठीक, कल मैं उसे ऐड करूंगा जिससे कि आपको चीजें याद होंगी। 25 सोचा है तो 26 सोचो, 27 सोचो, 28 सोचो। ठीक है, बाकी पूरे फंडामेंटल जो राइट है यानी मौलिक अधिकार है उन सभी को सोचो, कौन से भाग में, उनकी पूरी कहानी सोचो अपने दिमाग में। इससे चीजें याद होती हैं। ठीक है, इससे चीजें याद होती हैं। तो अनुच्छेद 24 का संबंध किससे? अनुच्छेद 24 का संबंध बाल बच्चों के काम से निषेध है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान के नए राज्य गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 3 है। ठीक है, संघ, भारतीय संविधान में संघ का नाम है उसके राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 1 में वर्णित है। आइए आगे देखते हैं। आगे, नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 2 में है। स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता का समाप्त हो जाना कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 9 में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। भारतीय संसद की संयुक्त बैठक का संवैधानिक आधार क्या है? तो संयुक्त बैठक का संवैधानिक आधार 108 है। बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई न्यूटन है। न्यूटन किस भौतिक राशि की इकाई है? तो न्यूटन बल की इकाई है। भौतिक विज्ञान में बल का अध्ययन किस विषय से संबंधित है? तो ये यांत्रिकी से संबंधित है। किसी वस्तु की गति का अध्ययन भौतिक विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो ये यांत्रिकी से संबंधित है। भौतिक विज्ञान किसी वस्तु की गति की इकाई किससे? यांत्रिकी से संबंधित है। बल का मात्रक न्यूटन किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया। भौतिक विज्ञान में बल का प्रमुख प्रभाव क्या है? तो वस्तु की गति या उसकी दिशा में परिवर्तन क्या है? बल का प्रभाव है। जीव विज्ञान का अध्ययन किसका अध्ययन होता है? तो जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन होता है। जीव विज्ञान के अध्ययन में मानव शरीर किस विषय का हिस्सा है? तो जीव विज्ञान का हिस्सा है। कृषि के विकास की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो कृषि का विकास नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का विकास नवपाषाण काल में हुआ था। पाषाणकालीन मानव के औजार मुख्यतः क्या होते हैं? तो पाषाणकालीन मानव के औजार मुख्यतः पत्थर थे। भारतीय अर्थव्यवस्था के अध्ययन में 1947 से 1991 तक की अवधि किस संदर्भ में महत्वपूर्ण थी? तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण थी।
भारत में योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं किस विषय से संबंधित हैं? तो योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं ये आर्थिक नियोजन से संबंधित हैं। किससे? आर्थिक नियोजन से संबंधित हैं। भारत में आर्थिक विकास के अध्ययन में सार्वजनिक निजी क्षेत्र से किससे संबंधित है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित है। आर्थिक विकास के अध्ययन में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किन दो क्षेत्रों की भूमिका होती है? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भूमिका होती है, दोनों को ध्यान रखें। हरित क्रांति की मुख्यतः किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? तो हरित क्रांति कृषि के क्षेत्र से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध के विकास से संबंधित था। आर्थिक सुधारों के अध्ययन में संरचनात्मक सुधार किस विषय से संबंधित है? तो अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन से संबंधित है। श्रम सुधार किस क्षेत्र से संबंधित है? श्रम सुधार आपका रोजगार और श्रम व्यवस्था से संबंधित है। जीएसटी किस प्रकार के आर्थिक सुधार से संबंधित है? तो जीएसटी कर सुधार से संबंधित है। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ। अभी हाल ही में इसकी हमने 101वीं जयंती 2026 में मनाई है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना 2015 को हुई थी। टेडोंग लोहोरमफाट त्योहार मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तो टेडोंग लोहोरमफाट ये सिक्किम में मनाया जाता है। इंपोर्टेंट है, हाल ही में चर्चा में था। अरुणाचल प्रदेश को पूर्व राज्य का दर्जा कब मिला? तो अरुणाचल प्रदेश को पूर्व राज्य का दर्जा 1987 को मिला। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके अलावा इन्फोसिस का मुख्यालय वहीं पे है। इन्फोसिस का मुख्यालय वहीं पे है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे? बेंगलोर में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिलिकॉन वैली भी बेंगलोर को कहा जाता है। बेंगलोर क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। कोलंबिया की राजधानी क्या है? तो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। बोगोटा है। ये हाल ही में चर्चा में था भूकंप आने के कारण। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सुरक्षा स्टेशन को सुरक्षित रूप से डीकमीशन करने की योजना की गई है, तो इसे 2030 तक करने की योजना की गई है। भारत में एशियाई शेरों की प्राकृतिक आवास क्या है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे स्थित है ये? गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। स्कूली शिक्षा गुणवत्ता 2026 में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो ये पंजाब ने प्राप्त किया। किसको पीछे करके? केरल को पीछे करके प्राप्त किया है। मृत्युदंड को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये वेनेजुएला। तो मृत्युदंड को समाप्त करने वाला पहला देश वेनेजुएला था। और अरब कंट्री में लेबनान पहला देश बन गया है। ठीक है, ध्यान रखें। विश्व मानवाधिकार घोषणा की किस धारा में जीवन के अधिकार का उल्लेख है? तो धारा 3 में जीवन के अधिकार का उल्लेख है। यहाँ के सदस्यों की संख्या की बात करें तो 4+1 मानवाधिकार में सदस्यों की संख्या होती है। मानवाधिकार में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये कितनी होती है? 4+1 होती है। भारत में मृत्युदंड किन मामलों में दिया जाता है? तो भारत में मृत्युदंड केवल अत्यंत गंभीर अपराधों के दुर्लभतम मामलों में दिया जाता है। जिनमें दुर्बलतम मामलों में दिया जाता है। मानवाधिकार में सदस्यों की संख्या होती है 5+1 होती है। कितनी होती है? 5+1 होती है, यानी 5 सदस्य और 1 अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ध्यान रहे। आइए आगे देखते हैं। आगे है भारत में मृत्युदंड की सजा से सामान्यतः किस सिद्धांत के आधार पर दिया जाता है? तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत पर दिया जाता है। भारत में एक सेकंड भारत में मृत्युदंड की सजा को सामान्यतः किस सिद्धांत के आधार माने? रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत माना जाता है। भारत में मृत्युदंड के संबंध में रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत किस मामले से संबंधित है? तो बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। बच्चन ने क्या बच्चों को मृत्युदंड से बचाया, लेकिन वो बचा नहीं पाए। उन्होंने बोला कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत में तो देनी पड़ेगी। टाटा सन्स के चेयरमैन के एन चंद्रशेखर से पहले कौन थे? तो एन चंद्रशेखर ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। वो फरवरी में अपना कार्यकाल छोड़ देंगे 2027 में, तो वो इंपॉर्टेंट है। इनसे पहले रतन टाटा थे। टाटा सन्स किस प्रकार की कंपनी है? तो टाटा समूह की प्रमुख हैंडलिंग कंपनी टाटा सन्स है। ठीक है, टाटा समूह की स्थापना किसने की थी? तो जमशेद टाटा जी ने की थी। टाटा समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1868 को हुई थी। टाटा समूह का मुख्यालय कहाँ पे? तो ये मुंबई में इसका मुख्यालय है। टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट की लगभग कितनी हिस्सेदारी है? तो 66% हिस्सेदारी है। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित कार किस कंपनी द्वारा बनाएगी? तो टाटा मोटर्स द्वारा बनाएगी। बनासकांठा जिला किस राज्य में स्थित है? तो बनासकांठा जिला गुजरात में स्थित है। हाल ही में चर्चा में था। डीसा किस राज्य में स्थित है? तो डीसा
बनासकांठा जिले, देखो बनासकांठा, डीसा बनासकांठा में, बनासकांठा गुजरात में है। गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1960 को गुजरात का गठन किया गया था। गुजरात का सबसे बड़ा क्षेत्रफल दृष्टि से कौन सा है? तो गुजरात का सबसे बड़ा जिला कच्छ है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। भारत में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किया गया था। भारत में चिड़ियाघरों की मान्यता एवं विनियमन करने की प्रमुख संस्था कौन सी है? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण इसकी प्रमुख संस्था है। ठीक है, ध्यान रहे। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1972 को लागू किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नया नाम क्या है? तो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट इसका नाम है। राष्ट्रमंडल खेलों का पहला आयोजक कब हुआ था? तो राष्ट्रमंडल खेलों का पहला आयोजन 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुआ? तो हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया था। राष्ट्रमंडल खेलों को प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था? तो ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाना जाता था। तलवारबाजी में प्रयुक्त होने वाले 3 प्रमुख हथियार कौन से हैं? तो फाइल, एपे, सेबर। फॉयल, एपे, सेबर, ध्यान रखेंगे। फॉयल तलवारबाजी वैध लक्ष्य क्या है? तो पूरे धड़ पे इसमें वार कर सकते हैं फॉल में, क्योंकि तलवारबाजी हाल ही में एक आयोजन हुआ है, तो ये तलवारबाजी संबंधित कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एपी में क्या है? एपी में पूरा शरीर होता है तलवार, और इसमें क्या बोलते हैं, आपका जो फॉयल होता है उसमें केवल धड़ होता है। तलवारबाजी का अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी एक्रिम्स, डी एस्क्रिम, ये इसका पूरा अंतरराष्ट्रीय निकाय है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी एस्क्रिम्स का मुख्यालय कहाँ है? तो लाजन स्विट्जरलैंड में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है। कर्नाटक राज्य गठन कब हुआ? तो कर्नाटक राज्य गठन 1956 1 नवंबर को हुआ था। कर्नाटक का पूर्व नाम क्या था? तो मैसूर राज्य इसका पूर्व नाम था। मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया? तो 1 नवंबर 1973 किया गया। कब किया गया? 1 नवंबर 1973 किया गया। भारत में तंबाकू का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। कहाँ? गुजरात है। भारत में तंबाकू अनुसंधान का प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान कौन सा है? तो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान तंबाकू का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान किस संगठन के अंतर्गत कार्य करता है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1929 को की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पे? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। भारत में तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन और विनिमय से संबंधित प्रमुख अधिनियम कौन सा? सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2023 है। कोटपा का पूरा नाम क्या है? सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट। डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? तो 50वें न्यायाधीश थे। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कब पदभार संभाला था? तो 9 नवंबर 2022 को संभाला था। डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता वाई.डी. चंद्रचूड़ भारत के कौन से? डी.वाई. चंद्रचूड़, ये सब क्वेश्चन गलत है, ठीक है, एक बार इसको, हाँ, डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता वाई.डी. चंद्रचूड़ भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? तो 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किन अनुच्छेदों में है? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान 124 से लेकर 147 तक है। अनुच्छेद ध्यान रखेंगे यहाँ पे, 124 इंपोर्टेंट है, 129 इंपोर्टेंट है, 137 इंपोर्टेंट है, ठीक है, 143 इंपोर्टेंट है और 145 इंपोर्टेंट है। इसके अलावा 125 और 126, ठीक है, ये 6 से 7 यहाँ पे अनुच्छेद हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगर आपको नहीं पता तो मुझे बताना, कल मैं क्वेश्चन बना के लाऊंगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति क्या कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पे मैं बताऊंगा तो चीजें बहुत लेट हो जाएंगी। जैसे 29 में आपका अभिलेख न्यायालय है, 37 में आपका न्यायिक पुनरावलोकन है, 143 में राष्ट्रपति का सलाहकार होगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। मध्यस्थता का अंग्रेजी शब्द क्या है? तो मध्यस्थता का जो अंग्रेजी शब्द है वो अरबी ट्रेशन है। निवेशक और राज्य के बीच निवेशक विवादों के समाधान के लिए प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो ICSID इसकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ICSID का मुख्यालय कहाँ है? तो वॉशिंगटन DC अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है। ICSID किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की संबंध है? तो विश्व बैंक समूह से संबंधित है। रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो ये 14वें राष्ट्रपति थे। कौन से?
14वें राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 25 जुलाई 2017 से लेकर 25 जुलाई 2022 तक रहा। रामनाथ कोविंद से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो रामनाथ कोविंद से पहले भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। रामनाथ कोविंद के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो द्रौपदी मुर्मू बने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 के अंतर्गत होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने? 5 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो भारत के निर्वाचन मंडल में तो निर्वाचक मंडल के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी दमिश्क है। सीरिया एक किस महाद्वीप में स्थित है? तो सीरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। सीरिया के साथ भूमध्य सागर किस दिशा में स्थित है? तो सीरिया के साथ जो भूमध्य सागर है वो पश्चिम दिशा में स्थित है। सीरिया की सीमा किन देशों से मिलती है? तो सीरिया की सीमा आपकी तुर्की से, इराक से, जॉर्डन से, इजराइल से, लेबनान से लगती है। सीरिया की प्रमुख नदी कौन सी है? तो सीरिया की प्रमुख नदी फरात है। कौन सी है? फरात है। फरात नदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो यूफ्रेट्स कहते हैं। फरात नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो फरात नदी का उद्गम स्थल तुर्की में। सीरिया का प्रसिद्ध प्राचीन शहर कौन सा जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है? तो पलमायरा इसका प्राचीनतम शहर है। कोलंबिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो कोलंबिया दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ? दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया स्थित है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा अभी पीछे पड़ गया है। दक्षिण अमेरिका में प्रशांत एवं अटलांटिक दोनों महासागरों की तटरेखा रखने वाला देश कौन सा है? तो कोलंबिया है। कौन सा? कोलंबिया है। कोलंबिया की मुद्रा क्या है? तो कोलंबियाई पैसो यहाँ की मुद्रा है। यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला स्थित है। कौन सी संख्या स्थित है? एंडीज पर्वतमाला स्थित है। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। ये क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखें। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीप पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है। यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए आधुनिक रूप से किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीट्यूड स्केल का प्रयोग किया जाता है। भूकंप के उद्गम केंद्र को क्या कहते हैं? तो फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। ठीक है, फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। ठीक है, फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसे उपकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उपकेंद्र कहते हैं। भूकंपी तरंगों को दर्ज करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो सिस्मोग्राफ कहलाता है। कौन सी भूकंपी तरंगें सबसे तेज गति से चलती हैं? तो पी तरंगें सबसे तेज गति से चलती हैं। कौन सी भूकंपी तरंगें केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं? तो एस तरंगें ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं। सतही भूकंपी तरंगें प्रमुख प्रकार कौन सा है? तो लव तरंग और रेले तरंग इनके प्रमुख प्रकार हैं। भारत के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ईरानी कप किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी कप का आयोजन भारत में किस क्रिकेट संस्था द्वारा किया गया? तो भारतीय नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया गया। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1928 में हुई थी। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। ईरानी कप सामान्यतः किन दो टीमों के बीच होता है? तो रणजी ट्रॉफी विजेता और शेष भारतीय टीम के बीच होता है। रणजी ट्रॉफी का नाम किस प्रसिद्ध खिलाड़ी क्रिकेटर के नाम पर रखा गया? तो ये कुमार सिंह रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया। रणजी ट्रॉफी भारत के किस प्रकार के क्रिकेट से संबंधित है? तो प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बना। जम्मू कश्मीर संबंधित संविधान के विशेष प्रावधानों वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो 370 है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2019 में पारित किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने वाला अधिनियम कौन सा था? तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 था। जम्मू कश्मीर ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो ये श्रीनगर है। और शीतकालीन राजधानी कौन सी है? जम्मू है। ध्यान रखेंगे चीजों को। आगे है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। झेलम नदी किस नदी तंत्र की सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी है। श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पे आपकी क्लास को खत्म होता है। ठीक है, कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में बताओ। ये मेरा पहली क्लास थी इस संबंध में। ठीक है, तो चीज़ों को बताओ। यहाँ मैं चीज़ों को इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ आपका रिवीजन करा रहा हूँ। जो भी चीज़ आप बता रहे हैं उनको मैं क्वेश्चन में धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए क्लास आपको अच्छी लगी, धन्यवाद।